बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने क्रैश कोर्स के सिलसिले में तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक का क्वालिफाइड एमएड बाय परवेज़ इकबाल साहब। दूसरा चैप्टर जो है उसका ताल्लुक जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ है। लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज हम उसके पहले 50 सवालात को जो है वो हल करेंगे। तो पहला सवाल है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू एडजस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ। अब अगर हमने थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं जो साइकोलॉजी की टर्म्स हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा समझें, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू एडजस्ट न्यू इन्वायरमेंट, तो ये इंटेलिजेंस की बहुत फेमस डेफिनेशन है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसका ताल्लुक भी इंटेलिजेंस के साथ ही है। दिस इज़ द वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने भी इंटेलिजेंस की यही डेफिनेशन याद की हुई है। सवाल नंबर 2 है, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज। बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है। उसका मतलब ये है, वो ये समझते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है उसकी कंडीशनिंग करके, उसके इन्वायरमेंट को तब्दील करके, उसकी कंडीशनिंग करके डिज़ायर्ड बिहेवियर तब्दील किया जा सकता है, उसके बिहेवियर को तब्दील किया जा सकता है, मतलूबा तब्दीलियाँ उसमें लाई जा सकती। ठीक है, तो वो लोग जो ये समझते हैं कि बाहर के माहौल की कंडीशनिंग करके इंसान के बिहेवियर में मतलूबा तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, ऐसे अप्रोच रखने वालों को बिहेवियरिस्ट कहते हैं और इस फिलॉसफी को बिहेवियरिज्म कहते हैं। और इसके फाउंडर जो थे वो जे.बी. वाटसन थे। तीसरा सवाल है, कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ। ये टर्म कंक्रीट ऑपरेशन, इसका ताल्लुक जॉन पियाजे की थ्योरी के साथ है, जिसमें 4 स्टेजेस दी गई है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर का ताल्लुक पहले 2 सालों के साथ होता है, पैदाइश से लेकर 2 साल। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन का ताल्लुक 2 से 7 साल तक होता है। कंक्रीट का ताल्लुक 7 से 12 और फॉर्मल ऑपरेशन का ताल्लुक 12 से आगे आने वाले सालों के लिए होता है। कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 12 साल के लिए होती है। उसके बाद सवाल नंबर 4, हाउ मेनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस सवाल का ताल्लुक रिसर्च के साथ है। रिसर्च के जो तरीके हैं उनमें से एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो उसमें वो पूछता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। रिसर्च का जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें कितने ग्रुप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका सवाल का जवाब ये है कि उसमें 2 इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जो होता है डिपेंडेंट होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट। 2 ग्रुप इस्तेमाल किए जाते हैं। 5वां सवाल है, द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर टीचर्स। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ने चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करना है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुफीद है। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड टू। अब ये वही वाला वेरिएबल है जिसकी अभी हमने बात की है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 2 वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी हमारा सवाल नंबर 7 गालबन, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम। एक फ़र्द की लाइफ साइकोलॉजी के रूह से कब स्टार्ट हो जाती है? ज़ाइगोट। जब वॉम में ज़ाइगोट तश्कील पाता है तो उसी वक्त ही उसकी जो है वो लाइफ स्पैन शुरू हो जाता है। उसके बाद है जी, हाउ मैनी फैक्टर्स इफेक्ट ग्रोथ। इंसान की ग्रोथ को कितने अवामिल जो है वो मुतासर करते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है हेरिडिटी यानी कि तवारस, और एक होता है एनवायरनमेंट यानी कि माहौल। जो फैक्टर ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं वो 2 होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, अभी हमने उसका जिक्र किया, जिसके बानी जो है वो जे.बी. वाटसन थे। लेकिन उस स्कूल ऑफ थॉट में जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है वो आइवन पावलोव ने दी थी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये है कि इसमें हम सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई दोस्त आ गए थे। अच्छा जी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें बिहेवियरिज्म की अप्रोच है। उसमें क्या किया जाता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ज़रिए बिहेवियर को तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम स्टिमुलस तब्दील कर दें तो हम रिस्पॉन्स भी उसका तब्दील कर देंगे। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ज़रिए बिहेवियर को तब्दील किया जाता है। ये पावलोव की थ्योरी। इस पर मेरा एक डिटेल लेक्चर भी है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उसके बाद है जी 10वां सवाल, द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉट इज कॉल्ड।
अब दो किस्म के वेरिएबल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो वेरिएबल हुज इफेक्ट इज साट, जिसका असर जो है, जिसका अमल जो है उसको नोट किया जाता है, वो कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद होता है, उसकी हम रीडिंग करते हैं कि वो कैसे अमल करता है, कैसे हरकत व सकनात करता है, किस किस्म के जो है वो असरात डालता है। तो जो आज़ाद होता है उसका जो है वो इफेक्ट जो है, असर जो है उसको सॉर्ट किया जाता है। द वेरिएबल विच इज इफेक्टेड बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुतासर होता है, वो कौन सा होता है? वो साफ ज़ाहिर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसा वेरिएबल जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मुतासर करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्योंकि डिपेंडेंट जो है वो एक किस्म के कैद खाने में वो डिपेंड कर रहा है और उस पर इंडिपेंडेंट जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है। 12वां सवाल है, वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। वेरिएबल्स वो कौन से वेरिएबल हैं अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनका ताल्लुक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो नहीं है, विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासर कर सकते हैं, तो वो कहते हैं रेलेवेंट वेरिएबल। इनका दूसरा नाम एक्सट्रीनियस वेरिएबल भी है। वो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होते हैं, ठीक है। एक तो देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कैद खाने में, अब उस पर सारे असरात होने किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। अब कुछ अवामिल ऐसे भी हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी कोई ऐसे इन्वायरमेंट में, लैब में कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासर कर सकती हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऐसी चीज़ जो इंडिपेंडेंट के अलावा भी मुतासर कर सके, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट या एक्सट्रीनियस वेरिएबल, उसका दूसरा नाम। थोड़ा सा लेंथी हो गया, खैर। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड। ऑब्जर्वेशन की बड़ी बेहतरीन किस्म की डेफिनेशन है। ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसेस इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड। तो ये ऑब्जर्वेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें एक किसी भी अमल की, इवेंट की एक डेलिब्रेट स्टडी की जाती है। उसके बाद है जी स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। जी, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इज कॉल्ड कौन सा मेथड? एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्यों? क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म होता है उसकी जो इन्वायरमेंट होती है वो कंट्रोल्ड होती है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है या जो रिसर्चर होता है उसके बस में होता है कि क्या चीज़ कितने हद तक जो है उसको फ्री करना है और कितने हद तक इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। सो ये सारा चीज़ जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड में हर चीज़ पूरी इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होती है जी। उसके बाद है जी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडीड डेवलपमेंट मेथड। ग्रोथ ऑफ स्टडी इज चिल्ड्रन इन डेवलपमेंट मेथड। डेवलपमेंट मेथड में ये होता है कि इंसान का जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से लेकर बाकी आने वाले अदवार जो है वो उनके नाम क्या है, उनके एज स्पैन क्या होता है और किस किस्म के वो इमोशनल इंटेलिजेंस और फिजिकली किन किन मराहल से गुजरते हैं। सो ये सारे डेवलपमेंटल मेथड कहलाते हैं। सवाल नंबर 16, सेंसरी disabilities are studied in psychophysical method। ये अब याद करें, सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन साइकोफिजिकल मेथड। साइको का मतलब होता है नफ्सियाती, फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी। तो ये दोनों मिक्स होकर जो है वो सेंसरी एबिलिटीज को जो है वो स्टडी मेथड जो है वो स्टडी करता है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 to 300 days इज कॉल्ड। जब इंसान का जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने से लेकर उसके 300 तक दिन का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? ये अभी बच्चा मादरे रहम में होता है, जब वो पीरियड क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्री नेटल पीरियड या प्री नेटल स्टेज। पूरी इंसान की डेवलपमेंट को 2 स्टेजेस में तब्दील किया जाता है। पैदाइश से पहले की स्टेज जो है वो कहलाती है प्री नेटल स्टेज, और पैदाइश के बाद की स्टेज जो है वो कहलाती है पोस्ट नेटल स्टेज। अब पोस्ट नेटल स्टेज जब शुरू होती है तो उसके फिर अपने मरहल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले वो उसका इन्फेंसी होता है, पहले नियोनेट, बिल्कुल जब बच्चा नया नया पैदा होता है उसको नियोनेट स्टेज कहते हैं, फिर उसको इन्फेंसी कहते हैं, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस और फिर एडल्टहुड। ठीक है, तो प्री नेटल और पोस्ट नेटल, पैदाइश से पहले प्री नेटल और पैदाइश के बाद जो है वो स्टेजेस पोस्ट नेटल स्टेजेस कहलाती है।
पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स, जी अभी मैंने बात की है, बिल्कुल जब नया बेबी पैदा होता है तो 2 वीक्स का दौरान जो होता है उस पीरियड को नियोनेट कहते हैं। अब ये जो होगा ये स्टेज पोस्ट नैटल स्टेज है जिसमें बच्चा पैदा हो चुका है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स, तो ये डेवलपमेंटल क्वेश्चंस हैं स्टेजेस के। पहली स्टेज होती है नियोनेट, फिर होती है इन्फेंसी, उसके बाद होती है चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस और फिर एडल्टहुड। जो एडोलेसेंस होती है उसका ताल्लुक जो है वो 13 से 19 साल के दरमियान होता है। उसके बाद एडल्टहुड जब होती है तो उसके बाद 19 साल के बाद की सारी लाइफ जो है वो एडल्टहुड में आ जाती है। विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर। मैंने पहले बात की है कि इंसान की ग्रोथ को 2 अवामिल जो है मुतासर करते हैं, एक होता है हेरिडिटी, एक होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हेरिडिटी तवारुस, ऐसी चीज़ें जो हमें वालिदैन से विरासत में मिलती हैं वो हेरिडिटी होती हैं, और ऐसी चीज़ें जो हम माहौल से खुद हासिल कर सकते हैं या माहौल हमें ऑफर करता है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें हेरिडिटिकली नहीं मिलती, विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर। कलर, हमारा कलर हम हेरिडिटिकली ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, आई कलर ले सकते हैं, लेकिन डाइट ये हम इन्वायरमेंट से लेंगे, ये हेरिडिटी फैक्टर नहीं है। सो डाइट इज द आंसर। विच वन इज नॉट द एनवायरमेंटल फैक्टर। अब उसने पूछ लिया एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है, कौन सा नहीं है। अब डाइट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वाटर इन्वायरमेंट से लेंगे, लाइट भी इन्वायरमेंट से लेंगे, लेकिन हाइट क्यों क्या है, हाइट इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटिकल फैक्टर है, ये तवारुसी खसूसियत है। सो हाइट इज नॉट इन्वायरमेंटल फैक्टर। 22 है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद। कॉग्निशन का जहां भी लफ्ज आता है ये इज इक्वल टू माइंड, मेंटल कैपेसिटी, माइंड। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जॉन पियाजे। जी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि जॉन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बयान की हैं, 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस। पहली सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। उसके बाद है 24 पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर। मैंने पहले भी गुजारिश की है, देखिए ये चारों स्टेजेस खड़ी हैं। सेंसरी मोटर बर्थ से 2 साल तक, आगे शायद इससे मुतल्लिक़ और सवाल होंगे, चले देख लेते हैं। उसके बाद है जी पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 years, दिस इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 years, दिस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और पीरियड फ्रॉम 12 years ऑनवर्ड, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो पहली स्टेज 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और फाइनली 12 से आगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन। वो कौन सी स्टेज है जिस पर बच्चा चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट। इस पर मेरा एक बेहतरीन किस्म का लेक्चर 2 पार्ट्स में दस्तयाब है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो लेक्चर सुन लें, आपको इसकी थ्योरी के मुतालिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल जहाँ पर जो मैं आपको बताता चलूँ, चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट, इस स्टेज को कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये पहली स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज से इसका ताल्लुक होता है। क्या? मिसाल के तौर पर बच्चा जो है पहली स्टेज में जब 0 से 2 साल तक होता है, अभी वो 2 साल तक नहीं पहुंचा, शुरुआत की स्टेजेस में उसको कोई खिलौना दे जाए, शुरू में जब उसे छुपा लिया जाए तो वो ये समझेगा कि चूंकि उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करता तो वो समझेगा शायद उसके सामने नहीं है तो ये सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो चीज़ जब उसके सामने है नहीं है तो वो समझेगा शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस स्टेज की जो अचीवमेंट है 2 साल तक पहुंचते पहुंचते वो इस नज़रिए को तब्दील कर देता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस से इसको तब्दील कर देता है। यानी कि जब 2 साल का होगा तो वो ये समझना शुरू कर देगा नहीं चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन अभी मेरी आंखों से ओझल हो गई है। तो शुरू में जब वो खिलौना छुपाया जाएगा तो वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन 2 साल तक पहुंचते पहुंचते वो ये समझ जाएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ परमानेंट, वो एग्जिस्ट करता है, लिहाजा मैं उसे ढूंढूं वो यहीं कहीं होगा। तो दूसरा जब इसको स्टेज को जब इसका जो है वो लेवल अचीव करेगा 2 साल तक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का वो कायल हो जाएगा और वो उस चीज़ को तलाश करना शुरू कर देगा, उसके लिए रोएगा, चिल्लाएगा, जिद करेगा। सो इसका ताल्लुक जो है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का ताल्लुक सेंसरी मोटर स्टेज के साथ होता है और इस स्टेज की अचीवमेंट जो होती है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। इसका दौरान जो है वो 0 से 2 साल तक होता है। चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली।
देखिए, अभी उसका सिस्टम नहीं बना, अभी उसका मैकेनिज्म नहीं बना, वो डिस्क्राइब करता है हिमसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करता है अनसिस्टमेटिकली। यानी क्या, ये ऑपरेशन से पहले की स्टेज है, यानी कि प्री ऑपरेशन। अभी उसके वोकल, उसका सिस्टम जो है प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा, प्री ऑपरेट है। सो प्री ऑपरेशनल, क्योंकि वो अनसिस्टमेटिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो अपने आप को अनसिस्टमेटिकली एक्सप्रेस करता है। चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन, हाँ अब देखें, चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली, अब उसमें लॉजिक आ गई है, बड़ी मोटी यानी कि मोटी मोटी बात को करना, उसको समझना, सही तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकता है, तो इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, ठीक है, यानी कि उसमें एक मैच्योरिटी आ गई है चीज़ों को प्रेजेंट करने की। Whose role is important in the moral development? पेरेंट्स, टीचर्स, पीर्स, ऑल अबव, सबका जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले सवाल नंबर 30 में मैं आपको बताता चलूँ, सेंसिटिव मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है। जब कंक्रीट ऑपरेशन में इंसान जो है वो ठोस ठोस बातें कर सकता है, मैच्योर बातें कर सकता है, तो फिर फॉर्मल ऑपरेशन कौन सी स्टेज होती है? फॉर्मल ऑपरेशन की जो स्टेज है उसका ताल्लुक होता है इंसान की इमेजिनेशन के साथ, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग के साथ, आइडियाज़ को इंटीग्रेट करना, उनको एनालाइज करना, उनको इवेलुएट करना, जजमेंट देना, ठीक है। तो उसका ताल्लुक जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन के साथ होता है, क्रिएट करना, इमेजिन करना। ये जो है वो कंक्रीट ऑपरेशन से एक हैवी स्टेज है, क्रिएशन की स्टेज है। 32 पे जाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय, जो इंसान की इमोशनल डेवलपमेंट है कौन कौन से वामे से मुतासर होती है? फेयर, क्वारलिंग, रिस्ट्रिक्शंस, ऑल ऑफ अबव, सब में जो है इमोशनल जो है इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट होती है। परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग। लर्निंग की पहले भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि चेंज इन बिहेवियर, सो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज लर्निंग। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर? हाँ, बिहेवियरिज्म दोबारा वो लोग, वो स्कूल ऑफ थॉट जो ये यकीन रखता है कि इंसान को कंडीशनिंग करके, उसका एनवायरनमेंट को कंडीशन करके उसके बिहेवियर को तब्दील किया जा सकता है, इस सोच के हामी लोग जो है बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर? चेंज इन बिहेवियर क्या है? इन्वायरमेंट को तब्दील कर देंगे, रिजल्ट भी तब्दील हो जाएंगे। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स, हाँ जी। देखिए, बिहेवियरिज्म की कुछ मशहूर और मारूफ थेरीज हैं, जिसमें दो मशहूर और मारूफ जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो पैवलोव ने दी थी, और उसमें बिहेवियर कैसे तब्दील होता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जरिए। सो जहां भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जिक्र आए उसका ताल्लुक क्लासिकल कंडीशनिंग के जरिए होगा, और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पैवलोव ने दी थी, और ये सारे बिहेवियरिस्ट की अप्रोच है। जबकि 36 सवाल नंबर है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय, प्रेजेंटेड बाय, इसको B.F. स्किनर ने पेश किया था। अब ये भी बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। इसमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होती है। बिहेवियर तब्दील होता है कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए। अब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से तब्दील करने की बात हो बिहेवियर की, तो उसका ताल्लुक जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ होता है, और जहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जरिए तब्दील करने की बात हो उसका ताल्लुक जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ होता है। चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, हाँ अभी बात आ गई, जब रीइंफोर्समेंट के जरिए बिहेवियर तब्दील होगा तो वो थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग में बिहेवियर चेंज होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जरिए। 38, विच वन इज नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? याद रखें, इस पर मेरा एक बेहतरीन किस्म का लेक्चर दस्तियाब है, जो मैंने एजुकेशन के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस पर भी लेक्चर है ज़बरदस्त किस्म का, तो आप अगर वो सुन लें तो आपके सारे आइडियाज़ वो फिर क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और चीज़ है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और चीज़ है, और पनिशमेंट टोटली और चीज़ है। ठीक है, पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट ये होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? दोनों का ताल्लुक होता है डिज़ायरेबल बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अंदाज यानी कि एक चीज़, एक गिफ्ट देकर अमल को तकवीत दी जाती है, एक गिफ्ट उसी को छीन कर अमल को तकवीत दी जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में मतलूबा जो टारगेट होता है वो जो टारगेट होता है वो उस रवैये को स्ट्रेंथन करना होता है। जबकि पनिशमेंट क्या होता है?
अनवांटेड बिहेवियर को, जो आप नहीं चाहते, अनवांटेड बिहेवियर है, उसको ख़त्म करना होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होता है, जो वांटेड बिहेवियर होता है उसको स्ट्रेंथन करना, वांटेड को स्ट्रेंथन करना, और पनिशमेंट में ये होता है कि अनवांटेड को ख़त्म करना। तो ये बुनियादी फ़र्क है। विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव इन्फोर्समेंट? पनिशमेंट। सो पनिशमेंट इज़ नॉट पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वॉज प्रेजेंटेड बाय, ये कंसेप्ट है दैट वॉज गिवन बाय डेविड ऑस्बेल। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी वॉज प्रेजेंटेड बाय जी.एस. ब्रूनर। सो ये वो आइडियाज़ हैं, थेरीज हैं जिनके आपने बानी हैं, उनके आप नाम याद करने हैं। द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज मास्लो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो मास्लो ने दी थी, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। ठीक है, इसका भी एक लेक्चर जो है, बेहतरीन किस्म का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में शायद मैं आपको दे दूंगा, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मुकम्मल थेरी क्या कहती है। ठीक है, सो हायरार्की ऑफ नीड्स और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है उसके फाउंडर थे मास्लो। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, नेचर ऑफ मैन इज गुड, क्रिएटिव, कैपेबल, ऑल अबव। ठीक है, ऑल अबव। उसके बाद है जी, द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वॉज, हाँ, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के जो फाउंडर थे वो कार्ल रॉजर थे। अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर, प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइंट। जिसका हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स, किसने जो है इन शख्सियात के जो है वो तजादात या उसके इम्तियाज़ात का जो है वो तयन किया था। शख्सी इम्तियाज़ात का तयन जो है वो गॉर्डन ने किया था। ठीक है जी। उसके बाद हम कर रहे हैं 46 सवाल नंबर, द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज। IQ एब्रीवेशन है इंटेलिजेंट कोशेंट का। ठीक है, तो इसका जो है फार्मूला स्टर्न ने दिया था, फार्मूला जो है वो इसका स्टर्न ने दिया था, और इसका फार्मूला होता है MA यानी मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज बिटवीन 90 एंड 110। उसके बाद है जी, द IQ ऑफ मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड इज, वो जो जहनी तौर पर पसमानदा बच्चे हैं उनका जो है वो IQ कितना होता है, दैट इज बिलो 90। ये याद करने वाली बातें हैं। विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, कौन सी किस्म की इम्पोर्टेंट है ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, सारी इम्पोर्टेंट है। द मीनिंग ऑफ वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी देखिए शुरू में जब ये साइकोलॉजी की स्टडी शुरू हुई तो उसको स्टडी ऑफ सोल ही कहा जाता था। अब स्टडी ऑफ माइंड है लेकिन थ्रू बिहेवियर है। ठीक है, बिहेवियर के जरिए माइंड की स्टडी अब, लेकिन शुरू में जब इसका माना था, इसका जो वर्डिंग थी उसका मतलब यही था, स्टडी ऑफ सोल। आज के लेक्चर का जो है आखिरी सवाल है, द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये माखिस क्या है, इसका एटमोलॉजी क्या है साइकोलॉजी की। सो दिस इज ग्रीक वर्ड, साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, इसका ताल्लुक जो है वो ग्रीक वर्ड के साथ है और इसका मानी है स्टडी ऑफ सोल। सो ये आज हमारे 50 सवाल थे। थोड़ा सा बिट टेक्निकल है ये पोर्शन, जिसका ताल्लुक जो है वो क्या नाम है, साइकोलॉजी के साथ है। इस पर मेरे बेहतरीन लेक्चर्स मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप साइकोलॉजी में, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो इसके हवाले से अगर आपके जहन में मज़ीद कोई सवाल आते हैं वो ज़रूर कीजिए। आप इस बारे में मज़ीद कोई राय देना चाहते हैं, मेरी सलाह करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सो स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब अस, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।